गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जीन पियाजे। तो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है स्टूडेंट ये जीन पियाजे, क्योंकि इससे आपको प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी अभी हाल फिलहाल में जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसमें आपका 5 क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से पूछा गया। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि जीन पियाजे के बारे में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। और हमारे चैनल का नाम है आपका इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। ये है हमारा कोचिंग क्लासेस, और इसमें पढ़ाई होती है आपकी। क्या पढ़ाई होती है देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें पढ़ाई होती है जे टेट, सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट और रीट की पढ़ाई होती है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देख लीजिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये हमारे हैं जीन पियाजे, ये जो मनोवैज्ञानिक है हमारे, ये कौन है हमारे जीन पियाजे। देख लीजिए ये मनोवैज्ञानिक है हमारे जीन पियाजे। तो चलिए आज पूरा डिटेल पढ़ते हैं इसका जीन पियाजे का। उसके बाद आपको कोई भी डाउट जीन पियाजे के बारे में नहीं रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे देखिए, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे जो थे वो कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, तो याद रखिएगा। दूसरा था जीन पियाजे क्या थे, चिकित्सक थे, याद रखिएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसको याद कर लीजिएगा, जितना भी रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने किसका विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम लोग अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, तो याद रखिएगा अवस्था का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत। इस सबको याद कर लीजिएगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे क्या थे, चिकित्सक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, विकासात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासीय थ्योरी। ये सब है आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अन्य नाम। तो आज पूरा डिटेल इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको दूसरे वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव जीन पियाजे को देखने को मिलेगा। अगर आप इसको डिटेल थ्योरी कर लेते हैं तो आपका जीन पियाजे से एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम रहे, जे टेट रहे, सी टेट रहे, यूपी टेट रहे, बिहार टेट रहे, राजस्थान टेट रहे, कोई भी टेट यानी भारत का कोई भी टेट रहेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अब बच्चों की परिवर्तन को खोजा, यानी बच्चों का परिवर्तन को खोजा किसने, जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा कि जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था, तो याद रखिएगा किस पर किया था, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। और जीन पियाजे ने जो अपनों बच्चों पर प्रयोग किया था तो किनके निर्देशन में किया था, तो एल्फ्रेड बिने के निर्देशन में किया था। और पूछेगा एल्फ्रेड बिने कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, याद रखिएगा। जीन पियाजे ने जो अपने बच्चों पर प्रयोग किया था तो ये किसके निर्देशन में किया था, तो एल्फ्रेड बिने नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उनके निर्देशन में किया था। और वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। देखिए जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में। तो चलिए पहला भाग का नाम है संवेदिक पेशीय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंसरी मोटर कहते हैं, या इंद्रिय जनित, या देखिए संवेदी गामक, या इंद्रिय गामक, या संवेग गामक अवस्था का सिद्धांत। ये कब से कब तक होता है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। तो देखिए एक ही का कितना नाम दिया स्टूडेंट, देख लीजिए एक का नाम देखिए कितना दिया है, 5 नाम है एक का। संवेदी पेशीय, इंद्रिय जनित, संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, संवेग गामक अवस्था का सिद्धांत। ये कब से कब तक होता है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इसको याद करिएगा, यानी संवेदी पेशीय अवस्था का सिद्धांत कब से कब होता है, जन्म से लेके 2 वर्ष। चलिए दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्री ऑपरेशनल। ये होता है 2 से 7 वर्ष। चलिए याद कीजिएगा, ये सब सीरियली आपको याद करना है। तीसरा आपका है स्टूडेंट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
जो होता है आपका 7 से 11 वर्ष। और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, ये होता है आपका 11 से 15 वर्ष। तो इसको याद कर लीजिएगा, अमूर्त का ही दूसरा नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, याद करिए। ये कब से होता है, 11 से 15। अब एक एक करके हम लोग डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। तो चलिए बताते हैं। देखिए संवेदी पेशीय अवस्था ये होता है 0 से 2 वर्ष, ये तो आप जान चुके हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, बालक जो भी कार्य करता है शरीर में इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। तो यानी सेंस ऑर्गन आप पढ़े होंगे, अब सेंस ऑर्गन में आप संवेदी समझ में बच्चा देखिए, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो इसी से बच्चा क्या होता है, समझ जाता है। यानी बच्चे को अगर डराइएगा तो बच्चा डर जाएगा, बच्चे को जोर से चिल्लाइएगा तो बच्चा समझ जाएगा। तो बच्चा को अगर कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ तीता दीजिएगा तो बच्चा को तीता टाइप कर लगेगा। त्वचा कोई भी चीज़ है, यानी बच्चा क्या होता है कि इसमें संवेदी पेशियों में आपको ये याद रखना होगा, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन तो बच्चा में आप पढ़े होंगे। तो सेंस ऑर्गन अगर आपको 5 आता है तो आप समझ जाते होंगे कि ये बच्चा का संवेदी पेशीय का अवस्था। अब इसमें बच्चा करता क्या क्या देख लीजिए। ग्रामक क्रियाएं क्या करता है, चूमना, कोई भी चीज़ बच्चा को दीजिएगा तो चूमने लगेगा, पकड़ने लगेगा, खेलने लगेगा, लिखने लगेगा। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहे हैं इसमें, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो संवेदीय पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक, ध्यान से देखिएगा, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्सेस होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या होती है, सहज क्रियाएं क्या होती है, रिफ्लेक्सेस होती है, याद रखिएगा। अब देखिए सहज क्रियाओं में ध्यान से देखिएगा, सहज क्रियाओं में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। तो बच्चा किसका किसका करता है, ध्वनि, स्पर्श और रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपक की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। तो चलिए उन्होंने इस अवस्था में 6 उपावस्थाओं में बांटा है। तो याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट इसको नहीं जानता है। आप लोग अभी तक जितना भी वीडियो देखे होंगे इसमें से ये डिटेल चीज़ आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि आपका संवेदी गामक या संवेग गामक या संवेदी पेशियावस्था जो है वो उसे कितने भागों में बांटा है। तो उसे कितने भागों में बांटा है, 6 उपावस्थाओं में। क्योंकि झारखंड टेट आने वाला है स्टूडेंट्स, आपको पूरा डिटेल से पूछेगा पूरा। आजकल तो आपने देख ही लिया कि सीटेट का एग्ज़ाम जो आपका 16 दिसंबर से अभी तक हुआ है आपका 11 जनवरी तक, तो देख लीजिए कितना डिटेल क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। अगर आप पूरा डिटेल नहीं पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन फिर एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा और परीक्षा हॉल में आपको रोना पड़ जाएगा। तो इसलिए पूरा डिटेल मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो चलिए बताते हैं थोड़ा सा डिटेल आपको। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 6 अवस्था है ये किसका है आपका। देखिए ये आपका संवेदी गामक, याद रखिएगा उन्होंने इस अवस्था को 6 उपावस्थाओं में बांटा है। ये संवेदी गामक यानी 0 से लेकर 2 ईयर्स वाला है। चलिए पहला आपका सहज क्रियाओं की अवस्था, ये देखिए स्टूडेंट जन्म से 30 दिन तक होता है। यानी सहज क्रियाओं की अवस्था क्या होता है, जन्म से लेकर 30 दिन। दूसरा देखिए क्या होता है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये होता है 1 माह से 4 माह तक। तीसरा होता है गौण गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये होता है 4 माह से 8 माह। चौथा होता है आपका गौण स्कीमेटा की समन्वय की व्यवस्था, ये होता है आपका 8 माह से 12 माह। पांचवा होता है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये होता है 12 माह से 18 माह तक। और छठा होता है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये होता है 18 वर्ष से 18 माह से 24 माह, मतलब 2 ईयर्स तक, याद रखिएगा। यानी 0 से लेके 2 ईयर्स तक आपका संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद करना होगा। अब चलते हैं अगला। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष। तो चलिए इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, याद रखिएगा इस अवस्था में बालक क्या करता है स्टूडेंट, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए दूसरा, बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। यानी बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, चित्रों का प्रयोग ज़्यादा करने लगता है, शब्द का प्रयोग करने लगता है और प्रतीक मतलब चिन्ह का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है
कि ऐसी कौन सी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करता है। तो ये है आपका स्टूडेंट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष होता है। चौथा देखिए, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। मान लीजिए बच्चा को हम लोग 1 किलो रूई दिखाएंगे और 5 किलो नापने वाला का वेट दिखाएंगे, बटखरा जिसको कहते हैं, दिखाएंगे, तो बच्चा किसको ज़्यादा कहेगा? तो बच्चा किसको कहेगा? कहेगा रूई को ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता। याद रखिएगा, इस अवस्था में बालक क्या होता है? सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे गुड़िया। बच्चा हर चीज़ को क्या सोचता है कि ये ओरिजिनल है। बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि ये नकली है कि असली, ये जीवित है कि मृत है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल हम इसका लेकर आए हैं, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर, बालक इस अवस्था में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। याद रखिएगा, इस अवस्था में क्या होता है? दूसरों के संपर्क से वो ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, देखिएगा ध्यान से, अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, अभी बताया हमने। किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है? तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब उसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग किसमें तर्क करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस अवस्था में अनुकरणशीलता, याद रखिएगा ध्यान से, इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक, देखिएगा, इस अवस्था में अनुकरणशीलता, ये वर्ड को ध्यान से देखिएगा, पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी परिपक्वता को मैच्योरिटी कहते हैं। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार से होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको थोड़ा डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट कि झारखंड टेट आपका आने वाला है और उसमें क्वेश्चन आपका पूरा डिटेल से पूछेगा, पूरा डीप से पूछेगा, इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोग की कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कब से होता है। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है आपका, देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो होता है वो आपका होता है 2 से लेके 7 साल। तो याद रखिएगा 2 से लेके 7 साल होता है। अब इसके बारे में, इसको भी 2 भागों में बांटा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला भाग का नाम है पूर्व संप्रत्यात्मक काल। पहला का नाम क्या है? पूर्व संप्रत्यात्मक काल, यानी प्री कॉन्सेप्शनल सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। ये होता है 2 से 4 वर्ष, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पहला पार्ट का नाम है पूर्व संप्रत्यात्मक काल। ये 2 से 4 वर्ष। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बालक संकेत माने इशारा तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक संकेत और चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। देखिए अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि बालक क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। आत्म केंद्रित हो जाता है बालक, याद रखिएगा। संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। इस स्तर पर बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा, देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है। तो छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए कि बच्चा रोने लगता है, बहुत रोने लगता है और वो बच्चा चुप नहीं होता है, तो उसको अपनी माँ का प्रतिमा यानी माँ का फोटो याद रहता है कि मेरी माँ कैसी है। जब उसकी माँ वापस आ जाती है उस बच्चे के पास, तो बालक क्या होता है? रोना बंद कर देता है। तो याद रखिएगा कि छोटा बच्चा जो होता है माँ की प्रतिमा को याद रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, याद रखिएगा। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा यो याद रखता है। ये किस अवस्था की बात कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे, देखिए बालक क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8 से 10 शब्दों का वाक्य बोल लेता है। तो याद रखिएगा कि 2 वर्ष का अगर बालक रहेगा तो 2 शब्द का वाक्य बोलता है, और 3 वर्ष का बालक 8 से 10 शब्दों का वाक्य बोल लेता है। तो चलिए ये था स्टूडेंट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए, अंतः प्रज्ञक काल। इसको हम लोग कहते हैं इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। ये होता है 4 से 7 वर्ष। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़, घटाना आदि, ध्यान से देखिएगा,
4 से 7 वर्ष होता है आपका अंतः प्रज्ञा काल। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, याद रखिएगा। जब बच्चा 2 से 7 साल होता है तो उसमें बच्चा क्या होता है, तर्क नहीं पढ़ता था। और 2 से 7 साल में ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ये दूसरा पार्ट है, अंतः प्रज्ञा काल। ये होता है 4 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या होता है, क्रमबद्ध तर्क नहीं कर पाता, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं तीसरा पार्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 11 वर्ष। देखिए, तर्क पर आधारित रहता है चिंतन, तर्क पर आधारित रहता है चिंतन, लेकिन बच्चा पूरी तरह से तर्क नहीं कर पाता, वो पूछने लगता है। दूसरा, चिंतन का समावेश, मतलब मूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। चिंतन का समावेश मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी मूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, याद रखिएगा। क्या करने लगता है, मूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। गणितीय प्रयोग ज्यादा करता है, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा क्या होता है, सही अनुपात का अंतर बदल कर पाता है, आकार में भार, क्रम आदि को समझने लगता है। यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत। ये सब इंपॉर्टेंट सब बातें स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो पूर्व ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एवं वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता यानी भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है, याद रखिएगा। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अपने नियम को सीख लेता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका है अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त, ध्यान से देखिएगा, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत। ये होता है आपका स्टूडेंट 11 से लेके 15 वर्ष तक। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या क्या है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी बच्चा निर्णय करने लगता है। स्मरण, याद करने लगता है। मनन का मतलब क्या होता है, बच्चा दोहराने लगता है, याद रखिएगा। बच्चा ये 3 बातें करने लगता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, निर्णय, स्मरण, मनन। अंकों का प्रयोग बच्चा करने लगता है। समस्या समाधान बच्चा खुद करने लगता है। कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर, कौन कार्य अच्छा है कौन कार्य खराब है, बालक इसको समझने लगता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। देखिए, यह अवस्था जो 11 वर्ष के बाद की है, इस अवस्था में विशेषता निम्न है। देखिए, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, याद रखिएगा। बच्चा जो होता है अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो 11 से 15 होता है, उसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास कर लेता है। दूसरा, समस्या समाधान की क्षमता का विकास कर लेता है। तीसरा, आपका वास्तविक या अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास कर लेता है। चौथा है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। पांचवा आपका है परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। नहीं, हर चीज बच्चा को इतना ज्ञान हो जाता है अमूर्त में कि वो हर चीज कर सकता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है। विसंगति का मतलब अच्छा बुरा के बारे में उसको पता लगने लगता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है, याद रखिएगा। ये था आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत। तो चलिए स्टूडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट सब था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। देखिए, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन को माना और दूसरा अनुकूलन को माना। ये बात आपको याद रखना होगा। जीन पियाजे ने 2 बातों को इंपॉर्टेंट माना है, संगठन और दूसरा क्या माना है, अनुकूलन। तो चलिए संगठन क्या और अनुकूलन क्या है, अब चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, संगठन से तात्पर्य, देखिए संगठन से तात्पर्य क्या है, बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, कोई सामने चीज रहता है, स्मृति, चिंतन, तर्क सभी संगठित होकर करती है। उदाहरण जैसे दिया है कि एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक अलग अलग कार्य नहीं कर सकती। यानी बालक को इतना दिमाग नहीं होता कि वो कोई भी कार्य को अलग अलग नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या कर सकता है, एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। तो ये सब याद रखिएगा। और देखिए, वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। तो वातावरण के साथ अगर हम लोग समायोजन कर लेते हैं, मिलकर करते हैं, तो ये किसका कार्य स्टूडेंट, संगठन का। संगठन व्यक्ति एवं
वातावरण के संबंध के अतिरिक्त रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित होता है, ये याद रखिएगा। अनुकूलन क्या होता है स्टूडेंट? बाह्य रूप से प्रभावित होता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग स्कीमा के बारे में। देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कीमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कीमा अगर वर्ड रहेगा तो जीन प्याजे मारिएगा, आंख कान मुन के मारिएगा जीन प्याजे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसर, नए अनुभव, नई यात्राओं, अध्ययन और संवाद के माध्यम से बनती है। उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती है। स्कीमा का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज, पहले से जो ज्ञान होता है उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ना है। ध्यान देने वाली बात है कि स्कीमा की अवधारणाओं का सबसे पहले उपयोग जीन प्याजे ने किया है। तो आपको उतना बात नहीं जानना है, आपको सीधे याद रखना है कि स्कीमा की बात आ जाए तो जीन प्याजे आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। और स्कीमा का मतलब क्या होता है? पूर्व ज्ञान, याद रखिएगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पूर्व ज्ञान होता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्याजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, याद रखिएगा। बच्चों में समायोजन की प्रवृत्ति क्या होता है? जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि आपको अनुकूलन किसको कहते हैं, तो प्याजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और बच्चे इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। ये सबको याद रखिएगा। प्याजे के अनुसार, देखिए प्याजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन में अनुकूलन करने लगता है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से, याद रखिएगा। अनुकूलन क्या करता है? बाहरी रूप से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्याजे दो पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन पदों के अलावा भी प्याजे ने कुछ अन्य पदों का प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। तो आपको याद रखना होगा कि संगठन और अनुकूलन, ये दो जो वर्ड है ये किसका है? आपका जीन प्याजे का है। और इन्होंने और भी कुछ कुछ शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। अब क्या, अब थोड़ा सा है तब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद आपको जीन प्याजे का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। और अगले वीडियो में हम आपका जीन प्याजे का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सी टेट, जे टेट, MP टेट, राजस्थान टेट, UP टेट, बिहार टेट, यानी जितना भी भारत में टेट हुआ है और उसमें जितना भी क्वेश्चन आपका जीन प्याजे से पूछा है आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन की भी बात करेगा तो आप जीन प्याजे याद रखिएगा। क्या करिएगा? जीन प्याजे याद रखिएगा, जीन प्याजे याद रखिएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं। प्याजे के अनुसार, देखिए प्याजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चा अपना क्या करता है? वातावरण में समायोजन जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है, याद रखिएगा। प्याजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? उसको फॉलो करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य ना करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यानी बालक को इतना दिमाग नहीं होता कि वह अलग अलग सोच के कार्य कर सके, वह एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन या आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। आगे पढ़ते हैं। जबकि अनुकूलन के बाहरी रूप से प्याजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो आपको एक स्टूडेंट ये याद रखना कि अगर जीन प्याजे की बात आ जाए तो अनुकूलन का वर्ड किसने यूज किया है? तो जीन प्याजे ने। चलिए अब ध्यान दीजिए। प्याजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है। एक है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन, जिसको समंजन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यानी जीन प्याजे की बात आ गए तो जीन प्याजे ने संपूर्ण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। आत्मसातीकरण को आत्मसातीकरण कहते हैं, समंजन को हम लोग समायोजन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आत्मसातीकरण किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, आत्मसातीकरण किसको कहते हैं? अपने स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या होता है? पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यानी प्रीवियस नॉलेज, अपने स्कीमा में पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है स्टूडेंट? आत्मसातीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल, सफेद बिल्ली से काली बिल्ली। तो देखिए आपने देखा है सफेद बिल्ली, तो सफेद बिल्ली को आप जानते हैं कि 4 पैर होती है, बिल्ली को मूंछ होती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो काली बिल्ली को जब आप देखते हैं तो उसमें भी आप सेम चीज देखते हैं
कि ये भी मूंछ होती है, इसको भी 4 पैर होते हैं, ये भी म्याऊं म्याऊं करती है। सिर्फ अंतर क्या है स्टूडेंट? रंग का। ध्यान से देखिएगा, यानी सफेद बिल्ली से काली बिल्ली में आपको अंतर क्या देखने को मिला? सिर्फ रंग का। यानी आप पहले से आपको नॉलेज था कि बिल्ली कैसी है, तो आपने क्या किया? अपने स्कीमा में पूर्व ज्ञान में क्या कर दिया? नए ज्ञान को जोड़ दिया। यानी आपने समझ गया कि सफेद बिल्ली से काली बिल्ली दोनों एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ रंग में अंतर है। तो अपने पूर्व ज्ञान में आपने नए ज्ञान को जोड़ दिया, उसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं आत्मसातीकरण, और उसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन। याद रखिएगा। इसी का डिटेल थोड़ा और देख लीजिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, यह एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसको याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला पार्ट इसी का है समायोजन। देखिए समायोजन को अंग्रेजी में हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। अपने स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में नए परिस्थिति आने पर सुधार करना। अब मान लीजिए आपके सामने कोई नया परिस्थिति आ गया, तो सुधार करना को लोग मॉडिफाई करते हैं, समायोजन कहलाते से। बिल्ली से कुत्ता, अब देखिए आपने देखा है बिल्ली, बिल्ली को 4 पैर होता है, बिल्ली को मूंछ होती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब आपने देखा कि बिल्ली से बड़ा क्या हो गया? कुत्ता। अब कुत्ता क्या होता है? बड़ा होता है। कुत्ता काला कलर का होता है, कुत्ता भू भू करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये तो बिल्ली है नहीं, ये तो कोई दूसरा है। तो अब अंतर आपने क्या किया? व्यवहार में। तो यानी क्या किया? पूर्व ज्ञान में नई परिस्थिति आने पर सुधार कर लिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये बिल्ली नहीं है, ये क्या आपका कुत्ता है। तो जब आप कोई चीज को पहले से जानते हुए उसमें सुधार करते हैं और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट समायोजन। उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन। चलिए इसका भी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर समंजन के लिए की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, और उस संतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातीकरण या समंजन दोनों प्रक्रियाओं का प्रारंभ करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। तो ये था आपका स्टूडेंट जीन पियाजे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ तो आप हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा में, टेलीग्राम चैनल है 9939700797, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीडीपी में जो आपका जीन पियाजे का, याद रखिएगा जीन पियाजे का आपका नेक्स्ट वीडियो हम जो है बना देंगे आपका। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीन पियाजे से जितना भी क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव, वो आपको सारे देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे पहले स्टूडेंट पूरा इस वीडियो को देख लें, सारा बात समझ लें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जीन पियाजे का ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, वो लेकर आपके सामने आएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।